जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, काफ़ी कुछ वीडियोस अपन लेकर आ चुके हैं नंबर सिस्टम पर, और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी है। तो आज आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ मैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। ये रेंडमली कहीं से भी किसी भी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के। क्या है कि एक्चुअली एग्ज़ाम की डेट जो है वो घोषित की जा चुकी है 2 सितंबर। अब देखते हैं एग्ज़ाम उस दिन होता है या नहीं होता है, ये उन लोगों पे डिपेंड है। बाकी हम लोगों का काम है केवल और केवल तैयारी करना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि टॉपिक्स का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उन पे वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहे हैं। उसके साथ में जो अनदर सब्जेक्ट्स हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस जो है उन पे भी हम चर्चा यदि करते रहें टाइम टू टाइम, तो उससे क्या है, हमारी जो तैयारी है उसको एक सही दिशा मिल जाएगी, और साथ का साथ हमें पता चलता रहेगा कि तैयारी कैसी चल रही है। और ये हमारे लिए एक एक्सरसाइज होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। तो इससे काफ़ी कुछ नॉलेज हमारे को साथ का साथ मिलता रहेगा, और एक्स्ट्रा नॉलेज ही होगी। तो देखते हैं हम सबसे पहले जो पहला प्रश्न है हमारा। देखो ये क्या कहता है कि x की घात 3 की घात 2, एक्स क्यूब है उसका स्क्वायर है, इंटू एक्स की घात 4 और डिवाइड कर रखा है एक्स की घात 10 से। और हमारे को पूछा है बराबर में एक्स की घात p के बराबर अगर ये आता है, तो ये जो p है इस p का मान क्या आएगा, p का वैल्यू इन्होंने पूछा है। तो देखिए सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि x की घात 3 उसकी घात 2। मैंने आपको बताया था पहले, घात पे घात है तो घातें गुणा हो जाती है। यदि इस तरह से हो x की घात m की घात m, तो इसका मतलब हो जाता है x की घात m इंटू m। तो आप यहाँ पर देखें ठीक उसी तरह से x की घात 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा x की घात 6। फिर मल्टीप्लाई कर रखा है x की घात 4 से और डिवाइड कर रखा है x की घात 10 से। एक चीज और बताई थी मैंने आपको, a की घात n इंटू a की घात m। तो अगर आधार समान है तो घातें, अगर वो दोनों गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर x की घात 6 x की घात 4 गुणा में है, तो ये x की घात 6 और 4 हो जाएगा 10, और डिवाइडेड में भी x की घात 10। यानी कि दूसरी चीज आप लोगों को ये भी बताया था a की पावर n और a की पावर m। अगर इस तरह से है डिवाइडेशन में, तो इसका मतलब होता है a की पावर n माइनस m। घातें जो है वो घट जाएगी, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे, फाइनल आंसर हमारे को मिल जाएगा। तो देखिए आप, x की घात 10 में से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा x की घात 0, और बराबर में क्या दे रखा है x की घात p, यानी p का मान कितना आएगा 0। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो फोर्थ ऑप्शन है 0, ये राइट आंसर हो जाएगा। p का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो काफी आसान सवाल है ये। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे पास में वो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू दे रखा है 15। दूसरा दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू दे रखा है 77। ये कह रहा है अगर इनका मान ये है तो हमारे को निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये हमारे को याद करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसके अंदर, समझे इस सवाल को कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका पूछा है। ये तीनों चीजें हम जानते हैं किस फॉर्मूले में आती है, ये आती है a प्लस बी प्लस सी। इसका जो स्क्वायर होता है ये होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यही फॉर्मूला होता है। या हम देखें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 15, 15 का स्क्वायर पुट कर दें बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू दे रखा है 77 पुट कर दें प्लस 2, इसका वैल्यू हमारे को पूछा जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी का, यही पूछा है। इसको हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, y मान लेते हैं इसको। तो देखिए आप 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 77 प्लस 2y, 2y बराबर 225, 77 इधर आएगा 225 माइनस 77 कितना हो जाएगा 148, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 74। y किसको माना था हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पूछिए कितनी आ गई 74। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 74। इस फॉर्मूले को हमने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, उसको हमने इस तरह से लिखा। हम जानते हैं इसका जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बाद में इसकी वैल्यू हमारे को दी हुई है, वो हमने पुट करी।
इसका वैल्यू हमारे को दिया हुआ है वो हमने पुट करा +2, और इसका वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करना था, इसको एज इट इज हमने y लिख दिया। ये हमने लिखा 15 का स्क्वायर 225, 77 + 2y, 77 इधर आएगा, 225 में जब 77 घटा तो कितना है 148 इक्वल टू 2y, तो y का वैल्यू आ गया 74। y की वैल्यू यही है ab + bc + c, उसी का मान पूछा है, कितना आ जाएगा 74। काफी आसान सवाल था ये भी। प्रश्न हमारे पास में देखो, x की घात 6 - 1, x की पावर 6 - 1, इसका गुणनखंड हमारे को ज्ञात करना है, यानी फैक्टर्स हमारे को पूछा है। क्या करना है इसके अंदर, देखो आप सबसे पहले जब भी पावर कुछ भी दी हुई है उसके साथ 1 आ जाए तो हमारे को क्या करना होता है, उसको उसी पावर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 6 को आप लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर - 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x³ का स्क्वायर यानी x की पावर 6 आ जाएगी। यानी कि ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। यदि x³ को a मान लिया जाए तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। हम जानते हैं a² - b² का मतलब होता है a + b और a - b, ये होता है। यहां पर आप देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी कि 1 है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा a³ + b³। इसी तरह से यहाँ पर x³ - 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास में। करना क्या हमारे को, उसको समझना है। देखिए आप किस तरह से a³ + b³, a³ + b³ फॉर्म में बन गया। इसका फॉर्मूला होता है a + b, a² + b² - ab। a की जगह x, b की जगह 1, तो देखिए आप a + b यानी कि x + 1, फिर है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और फिर है b का स्क्वायर यानी 1, फिर माइनस, फिर a × b यानी x × 1 यानी कि खुद x। उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है a³ - b³, a³ - b³, जहां a की वैल्यू x माइनस एज इट इज और b की वैल्यू है 1। समझे आप इसको, तो देखिए a - b यानी x - 1 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और फिर प्लस ab यानी x × 1 x। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में ये फैक्टर्स आ चुके हैं। यदि आप इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो x की पावर 6 - 1 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो a² - b², जिससे a + b a - b की फॉर्म में आया हमारे पास। उसके बाद a³ + b³ और a³ - b³ के फॉर्मूलेज अप्लाई करे, और उससे हमारे पास में ये फैक्टर आ चुका। तो काफी आसान सवाल है ये भी। सवाल में क्या पूछा हमारे को कि 10 साल पहले राम और रहीम की आयु का जो अनुपात है वो कितना था, 1:3। 10 साल पहले की बात है, यानी वर्तमान से 10 साल पहले की बात है, और आज के 5 साल बाद, यानी वर्तमान से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, उन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना 2:3 हो जाएगा, यानी इन फ्यूचर की बात कही जा रही है। तो इन्होंने क्या पूछा कि अभी हाल ही में वर्तमान में उनकी जो उम्र है, उनकी जो एज है, उनका रेशियो, उनका अनुपात क्या होगा, ये हमारे को पूछा है। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, काफी इजी कंसेप्ट रहेगा इस सवाल का। किस तरह से हम इस सवाल में अप्रोच लगाएं, कुछ इस तरह से, जैसे राम और रहीम की बात हो रही है तो अपन ये करते हैं कि राम की जो उम्र है वो अपन करते हैं x साल मान लेते हैं, और जो रहीम है, रहीम की उम्र हम मान लेते हैं y साल। रहीम की जो एज है वो मान लेते हैं y वर्ष, राम के x वर्ष, रहीम के y वर्ष। तो हमारे को क्या करना है कि राम और रहीम की आयु का अनुपात, अभी वर्तमान अगर रेशियो देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि x अनुपात y होगा, सब इन दोनों की उम्र का अनुपात। अब ये कह रहा है सबसे पहले तो आज से 10 साल पहले, ये वर्तमान उम्र मानी हमने, ये वर्तमान उम्र हमने मानी। आज से 10 साल पहले राम की उम्र x - 10 और रहीम की उम्र y - 10, और ये जो उम्रों का अनुपात था ये कितना था, 1:3। इस तरह से था। आप इनको सोल्व करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3x - 30, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y - 10। बाद में इनको सोल्व करें तो 3x, y इधर आएगा तो -y, और 30 इधर आ जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 20। इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं इसको। अब देखें आप, इसके बाद ये वर्तमान उम्र थी, ये कह रहा है कि 5 साल बाद, तो राम की उम्र x + 5 और रहीम की उम्र हो जाएगी y + 5। 5 साल बाद इनकी जो एज है उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x +
15 और ये हो जाएगा 2y प्लस 10 हो जाएगा 3x प्लस 15 2y प्लस 10। वापिस से आप इसको 3x पक्षांतरण कर दें, ये 2y और ये हो जाएगा 5, 15 उधर जाएगा माइनस ये हो जाएगा -5। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप नाम दे दें। दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 20, 3x माइनस 2y इक्वल टू -5। देखें आप इसको दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए, ये जो इक्वेशन है इसमें से इसको घटा दे अगर हम, तो देखो 3x में से 3x कट जाएगा, -y माइनस 2y, तो ये घटेगा तो -2y की जगह +2y, तो 2y में से y गया तो y, और ये 20 और ये -5 है जो कि घटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, यानी y बराबर कितना आ गया मेरे पास 25। y की वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 वर्ष। आप इसको एक काम करें, जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है उसमें आप इसको पुट करें, तो देखो 3x माइनस वाई की जगह कितना रखना हमारे को 25 और बराबर कितना दे रखा है 20, ये इक्वेशन हमारे पास में। तो 3x इज इक्वल टू 20 और 25 तो दे जाएगा, कितना हो जाएगा 45, तो ये x बराबर कितना आ गया यहाँ से 15 वर्ष, कितना आ जाएगा 15 वर्ष। यानी राम की उम्र तो वर्तमान आई 15 वर्ष और रहीम की वर्तमान उम्र आई 25 वर्ष। अब आप देख लें 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी, राम की 15 है तो 5 और रहीम की होगी 25 में से 10 जाएगा तो 15। आप इनका रेशियो देखें 1/3 रेशियो आ रहा है। इसी तरह से इन्होंने कहा कि आज के 5 साल बाद, तो राम की उम्र अभी 15 है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 और रहीम की उम्र अभी 25 है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 30। तो दोनों का रेशियो देखो आप 0 से 0 कट जाएगा, 2/3 आ रहा है। तो इन्होंने क्या पूछा, वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात ज्ञात करो। तो वर्तमान में अभी हाल ही में इसकी उम्र है 15, इसकी है 25, दोनों का जब हम रेशियो देखेंगे 15:25, दोनों का जब हम रेशियो देखेंगे 15:25, x अनुपात y जो कि 15:25, 5 से काटे आप, 5 3 15, 25, रेशियो कितना आ जाएगा 3:5। तो काफी आसान सवाल था, मेरे हिसाब से समझ में आई होगी आप लोगों को। अभी जो सवाल मैंने आप लोगों को बताया, कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए x और y, राम की जो उम्र थी उसको x माना, रहीम की जो उम्र थी उसको y हमने माना। अगर हमारे को ये चाहिए कि हमारे को जो 2 वेरिएबल्स है उसमें क्या है कि सोल्व करने में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में हम क्या है उसको सिंगल वेरिएबल्स केवल x के थ्रू भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि टिपिकल हो जाएगा। कैसे कि इसमें हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हल्की सी जो है हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है वो चीज, वो आप समझे। देखो क्या दिया हुआ था हमारे को कि 10 साल पहले राम और रहीम की जो उम्र थी उनका अनुपात दिया हुआ था। ऐसे में हम क्या है कि सवाल को शुरू वही से करते हैं जहां से हमारे को डाटा दिया हुआ है। देखिए हम क्या करें कि 10 साल पहले एज कितनी दी हुई है, 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। बिफोर 10 years here's the राम एंड here's the रहीम, यहाँ राम और ये रहीम। 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो राम और रहीम जो है इनकी जो उम्र थी उनका अनुपात कितना दिया हुआ था, 1:3। अब 1:3 है, अगर मैं राम की उम्र को x मान लूं तो रहीम की 3x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अनुपात 1:3 है, इसकी x है तो इसकी 3x है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप लोग ये ध्यान रखें, ये चीज मैंने जो उम्र का अनुपात लिया है ये कितने साल पहले का लिया है, 10 साल पहले। अब आप बताओ 10 साल पहले अगर उम्र का अनुपात 1:3 था, उम्र थी x और 3x। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, वर्तमान में 8%, अभी वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, तो 10 साल पहले इसकी कितनी थी x, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी x + 10, यानी कि इसमें मुझे 10 जोड़ना पड़ा अभी वर्तमान में आने के लिए। तो वर्तमान में इसकी उम्र x + 10 और इसकी हो जाएगी मेरे पास में 3x + 10, 3x + 10। ये कभी की उम्र है, वर्तमान की उम्र है। इसने कहा कि 5 साल बाद इनकी एज का अनुपात क्या हो जाता है। अब मैं कहूंगा 5 साल बाद, यानी कि वर्तमान उम्र मेरे पास आ गई, तो अब 5 साल बाद यानी कि x + 10, ये तो वर्तमान उम्र है। अब निकालनी है 5 साल बाद, इसमें ऐड कर दो 5, ये 5 साल बाद राम की एज और रहीम की एज हो जाएगी मेरे पास 3x + 10 + 5। बात समझ में आ गई। इन दोनों का रेशियो, यानी ये एज हो गई हमारे पास x + 15 और ये एज हो गई हमारे पास
3x प्लस 15, और ये दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ हमारे को 2:3, यानी 2/3। इनको जब सॉल्व करेंगे देखो 3x प्लस 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 30 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 15। देखिए आप 3x उधर जाएगा, 6x में 3x गया 3x, 45 में से 30 जाएगा तो 15। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब कहने का 5, x बराबर 5 वर्ष 5 साल। बात समझ में आ गई। अब आप देखें इस सवाल को कि राम की उम्र मानी थी हमने x कब, 10 साल पहले, 10 साल पहले, तो ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा 15 वर्ष। अब क्या है x की वैल्यू आ गई तो पूरा सवाल हमारे सामने क्लियर हो गया। आप हर एक में वैल्यू पुट करके देख लें, सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। 10 साल पहले जो राम है उसकी उम्र कितनी थी 5 साल, रहीम की उम्र थी 15 साल। 10 साल पहले, तो वर्तमान में यानी कि 10 साल बाद, उस समय से 10 साल बाद यानी कि वर्तमान में 10 जोड़ देंगे तो राम की उम्र तो हो जाएगी 15 साल और रहीम की हो जाएगी 25, और वर्तमान में जो उनकी उम्र है उनका अनुपात पूछा है तो 15 और 25 का रेशियो देख लें आप, कितना आ जाएगा 3:5। बात समझ में आ गई। और भी आप इसमें x की वैल्यूज पुट करके देख लें, सारी कुछ चीजें आपकी समझ में आ जाएगी। तो वन वेरिएबल्स में अगर आपको सोल्व करना है सवाल को, तो आपको क्या है कुछ हल्का सा बस ये ध्यान में रखना है, 10 साल पहले आपको चीज मान के चल रहे हो तो पहले वर्तमान में आने के लिए आप उसमें 10 जोड़ोगे, और उसके बाद इन फ्यूचर भविष्य में जो भी जितने भी साल बाद की बात करी गई वो साल आप और उसमें ऐड कर दीजिए, सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। काफी आसान सवाल है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से। इसमें हमारे पास में वो है 7/875, इसकी पावर दे रखी है 1/3, यानी कि सीधा सीधा घनमूल पूछा हमारे को, 1/3 पावर पूछी है, लिखा भी रखा है यहाँ पर 7/875 का घनमूल। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे को, जब भी इस तरह से कंबाइंड पावर में कुछ भी चीज दी हुई हो, आप लोग पहले जो अंदर की चीज है उसको सोल्व करें, ताकि फाइनली हमारे को वो जो चीज आई है उसी की पावर निकालनी पड़े। क्योंकि आप लोग यहाँ 7 का क्यूब निकालोगे, 7 का क्यूब रूट निकालोगे, आप 7 का घनमूल निकालोगे और 875 का घनमूल निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे बढ़िया आप पहले अंदर का निकालें ताकि आपके पास सीधा आंसर दिख जाए आपको। देखो क्या लिखा हुआ है 7/875, इसकी पावर है 1/3। देखो आप 7 से इस नीचे वाले को काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा 1 17, 7 दूनी 14, 3 35, 7 दूनी 35, 125 की पावर 1/3। आप जानते हैं जो 1 का घनमूल होता है कितना होता है 1, और 125 जो है उसका घनमूल कितना होता है 5, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/5। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/5। तो काफी इजी है मेरे हिसाब से, समझ में आएगा आप लोगों को। कितना आंसर हो जाएगा 1/5। इस तरह से कंबाइंड पावर में जब भी दिया हुआ दोनों की पावर यहाँ दी हुई है तो आप पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ताकि 1/125 आपके पास आ गया। अब आपको इसकी कंबाइंड पावर निकालनी है। आप जानते हैं 1 का तो कुछ भी पावर लगाओ 1 ही आएगा, 125 का आपको घनमूल निकालना तो 5 आ जाएगा 1/5, यानी कि 1/5 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास में वो देखिए कि 1550 रुपए में से कुछ धन है जो कि 5% और जो शेष धन है वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। उधार इसने दिया और कितने साल के लिए दिया, देखो 3 साल बाद, 3 साल के लिए इसने उधार दिया और 3 साल बाद ब्याज में इसको 300 रुपए प्राप्त होते हैं, जो ब्याज के रूप में इसने वापस जो रुपए मिले इसको वो 300 रुपए, यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट है ये जो उसको मिला। तो ये कह रहा है कि 5% और 8% दोनों पे जो धन दिया गया था उस धन का रेशियो हमारे को बताना है, क्या उसका अनुपात है अलग अलग जो धन दिया गया। देखिए सवाल को करने का काफी आसान तरीका है। अपन क्या करते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि 5% पे जो इसने धन दिया वो अपन मान लेते हैं x रुपए है। भाई जो 5% रेट पे जो इसने धन ब्याज के रूप में दिया 3 साल के लिए वो धन x रुपए है, और 8% पे जो धन दिया, अगर टोटल धन 1550 है जिसमें से 5% पे इसने x रुपए दिए तो 8% पे कितने देगा 1550 माइनस x रुपए दे देगा कि नहीं दे देगा। अब अपने को क्या करना है 3 साल के लिए इनका ब्याज दोनों का कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप 5% वाली दर पे मूलधन है x, तो x जो कि मूलधन है इनटू दर जो कि 5 है, समय है 3 साल और बटेवा 100, इसमें ऐड करना है। यानी कि
मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इसी तरह से इसका मूलधन हमारे को लिखना है, यह आ जाएगा 1550 माइनस एक्स। ये मूलधन, दर है 8, समय है 3 बटे 100, और ये और जो टोटल ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 300 रुपए। कितना आ रहा है ब्याज दोनों को मिला के? 300 रुपए। अपने को करना क्या है? सोल्व करना है इसको। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5 तारीख 15x प्लस यहाँ पर 8 तारीख 24 इंटू 1550 और 8 तारीख 24 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस का 24 एक्स बराबर में 100 दोनों का नीचे का एलसीएम 100 ही आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई होगा 300 से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30,000। यहां तक समझ में आ गई। अब आप देखो यहाँ पे ये 24x है जो कि माइनस का है, 15x प्लस का है, तो माइनस का 9x बच जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस का 9x। ये 30,000 है, ये 30,000, और ये 24 इंटू 1550 है जो कि प्लस का है, ये जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कितना होगा? देखो 24 जीरो एजिटी आ जाएगा पहले तो। देखो 24 पंजे 120, जीरो बचा 12, 24 पंजे 120 और 12 132, हासिल का 13, और 24 एकम 24 और 13 कितना हो जाएगा? 37। आप यहाँ देखिए माइनस का 9x और ये 30,000 और ये माइनस का 37,200, तो ये माइनस का 7,200 आ जाएगा। यहाँ ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 9x इजिकल टू 7200, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 9 8 72 यानी 800। तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है x मैंने माना था जो 5% की दर पे जो राशि इसने उधार दी थी 3 वर्ष के लिए, तो x यानी 800, तो 5% की दर पे जो रुपए दिए वो तो है 800, और 8% की दर पे दिए 1550 माइनस x यानी कि 800, तो 1550 में से 800 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 750। तो ये है 5% की दर पे दिया गया धन और 8% की दर पे दिया गया धन, इन दोनों का अनुपात ही पूछा था। देखिए रेशियो आप 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 जन 30, ऐसे 15 गुण 75, यह आ जाएगा 16:15। देखिए आप कौन से विकल्प में 16:15 इसमें है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान सवाल है, मेरे हिसाब से समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये काफी इजी अप्रोच है, बस आप लोगों को सवाल को समझना है। तो इस तरह से अलग अलग रेट पे जब धन को टुकड़ों में बांट करके ब्याज के रूप में दिया गया हो, तो इस तरह से अपने को साधारण ब्याज की किस तरह से दर पे कैलकुलेट करते हैं और जो धन होते हैं अलग अलग उनको किस तरह से निकाला जाता है, ये समझना था हमारे को। तो काफी आसान सवाल था, मेरे हिसाब से समझ में आएगा आप लोगों को। इसमें हमारे को जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है? 24 सेबों का क्रय मूल्य जो है वो 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ की प्रतिशतता इसने पूछी। देखो सवाल साफ पढ़ने से समझ में आ रहा है हमारे सबसे पहले तो कि 24 जो सेब है उनका क्रय मूल्य, यानी कि 24 सेबों को मैंने जितने में खरीदा था उतने रुपयों में मैंने 18 सेब बेची है, यानी कि 6 सेब होगी बाकी मेरे पास। तो मैंने 24 सेब जितने रुपए में खरीदे थे उतने रुपयों में 18 सेब बेच दी। तो ये तो मुझे सवाल पढ़ने से समझ में आ रहा है कि हो तो लाभ ही रहा है। कई सवालों में ऐसे पूछ लिया जाता है तो होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, तो वहां हानि वाले जो परसेंटेज है, हानि वाले जो ऑप्शंस है वो तो हमारे को वैसे देख के हटा देना वहां पर, क्योंकि सवाल पढ़ने से समझ में आ रहा है कि लाभ हो रहा है। लेकिन अब ये लाभ जो प्रतिशत है ये कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं सवाल को समझते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करें, जैसा सवाल कह रहा है वैसे कर ले आप, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 24 सेवों का क्रय मूल्य, तो आप जानते हैं एक सेव का क्रय मूल्य जो भी सीपी होता है, तो 24 सेवों का क्रय मूल्य 24 सीपी हो जाएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है? एक सेव का विक्रय मूल्य कितना होता है? एसपी। 18 सेवों का विक्रय मूल्य 18 एसपी। 24 सेवों का क्रय मूल्य 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा इसने दिया है। तो अपन जानते हैं यहाँ पर 24 सीपी बराबर 18 एसपी है, तो ऐसी स्थिति में सीपी कितना हो जाएगा? 18 और एसपी कितना हो जाएगा? 24। क्योंकि आप देखें 24 को आप 18 से गुणा करेंगे या 18 को आप 24 से गुणा करेंगे, वापिस दोनों बराबर ही आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सीपी तो हो जाएगा 18 और एसपी हो जाएगा 24। आप लोगों को बताया था मैंने पहले भी। और अपन जब लोग प्रॉफिट एंड लॉस और पढ़ेंगे अच्छे से किस तरीके से, तो वहां आपको और ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दी जाएगी। अभी आप लोग केवल इतना सा समझें कि जब इस तरह की कंडीशंस में दोनों बराबर दिए हुए हैं, वैसे रेशियो में भी ये चीज होती है। रेशियो में भी आप यही चीज देखते हैं कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 16x बराबर 17y, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 17, y की वैल्यू कितनी है 16। क्योंकि आप यहाँ 17 लेंगे तो 16 इंटू 17, यहाँ 16 लेंगे तो 17 इंटू 16 बराबर ही आएंगे।
तो ये एक दूसरे के करेस्पॉन्डेंस इस तरह से बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो सीधा सा सीपी आपके पास कितना आ गया 18 और एसपी आपके पास कितना आ गया 24। आप देख रहे हैं क्रय मूल्य मेरे पास 18 है, विक्रय मूल्य मेरे पास में 24 है। क्या पूछा आपको? लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं हम पहले भी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ पहले तो कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो एसपी माइनस सीपी। और जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकाली जाती है किस पे निकालते हैं हम? सीपी पे। तो अपॉन में सीपी आ जाएगा, 18 रुपए के सापेक्ष निकाला जा रहा है जो भी लाभ या हानि प्रतिशत है, इस तरह से लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से। तो आप यहाँ पर देखें एसपी माइनस सीपी 24 माइनस 18 कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। 6 से आप देखें 18 को 3 बार कट जाएगा 100 अपॉन 3, यह आ जाएगा अपने पास 33 सही 1/3%। यह आ जाएगा कौन से विकल्प में दिया हुआ? चौथा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो काफी आसान सवाल है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अपने पास में क्या कह रहा है कि कुमार व दीपक एक व्यापार में साझेदार बने। दोनों ने एक व्यापार प्रारंभ किया होगा जो शेयरिंग में था, इन्होंने साझे में व्यापार प्रारंभ करा। देखिए साझे के सवाल जब भी आते हैं इनमें क्या होता है कि एक आदमी कुछ अपना धन लगाता है कुछ समय के लिए, दूसरा आदमी आता है वो कुछ समय के लिए अपना धन लगाता है, तीसरा आदमी आता है वो कुछ समय के लिए अपना धन लगाता है। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक आदमी होते हैं जो कि अपना धन किसी कंपनी में या कहीं पर भी शेयरिंग के अंदर जो है खर्च करते हैं, साझेदारी के अंदर अपनी पूंजी लगाते हैं और व्यापार प्रारंभ करते हैं। और एक निश्चित समय अवधि के बाद में होने वाले लाभ में से उनकी शेयरिंग के बिहाफ पे उन्होंने जितना धन अपनी जितनी पूंजी उसमें निवेश की है लगाई है उसके आधार पर उनमें बंटवारा कर दिया जाता है होने वाले लाभ का। तो ठीक इसी तरह से इस सवाल को करना है। देखिए इस सवाल में क्या अप्रोच लगेगी। कुमार और दीपक एक व्यापार में साझेदार बन गए, दोनों ने धन लगाया। कुमार ने तो लगाया 5,000 रुपए 5 माह के लिए, 5 माह के लिए 5,000, और दीपक ने लगाए 6,000 रुपए 6 माह हेतु। वर्ष के अंत में साल के अंत में जो इनको प्रॉफिट हुआ 610 रुपए का, अपने को बताना है कि जो टोटल 610 रुपए का जो फायदा हुआ उसमें से दीपक को कितना हिस्सा मिलेगा, दीपक को कितना लाभ इसमें से मिलेगा। तो देखो सबसे पहले इस तरह से जो इनके द्वारा लगाया गया धन है, जो इनके द्वारा जो लगाया गया धन है, जो राशि है, जो निवेश इन्होंने किया है उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो उस रेशियो के अनुपात में ही यानी उसी रेशियो में इन लोगों को जो प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा। तो देखो आप सबसे पहले यहाँ पर इस तरफ से हम लिख देते हैं जो कुमार ने जो धन लगाया, और इस तरफ हम लिख देते हैं जो दीपक ने धन लगाया। देखिए आप कुमार ने कितने रुपए लगाए 5,000 रुपए, कितने महीने तक 5 महीने तक। दीपक ने लगाए 6,000 रुपए कितने महीने तक 6 महीने तक। ठीक है, तो इन्होंने 5 माह तक, इन्होंने 6 माह तक। तो इनके द्वारा लगाया गया धन, इनके द्वारा लगाया गया धन, यहाँ पर देखो 3 0 से 3 0 बढ़ जाएगा, ये 25, इनमें रेशियो आ गए जो लगाए गए धन है ये 25:36। यानी अगर कुमार 25 रुपए लगाता है तो दीपक 36 रुपए लगाता है, पर्टिकुलर ऐसा कहा जा सकता है। तो एक निश्चित समय अवधि के लिए उन्होंने धन लगाया और उसका रेशियो ही आया 25:36। तो अब ये क्या कह रहा है कि होने वाले कुल लाभ 610 रुपए में से दीपक का हिस्सा क्या है। तो जब कुमार ने 25 रुपए लगाए तो इसको लाभ भी 25 का ही मिलेगा, दीपक ने 36 रुपए लगाए तो लाभ भी 36 का मिलेगा। तो देखो दीपक का निकालना हिस्सा, तो दीपक ने लगाए 36 रुपए, टोटल रुपए हुए 36 और 25, दोनों को अब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 61। तो 61 में से 36 हर बार मिलने चाहिए किसको, दीपक को। तो 36/61 और टोटल लाभ कितना है 610 रुपए का। तो यहां से आ जाएगा कि 610 में से इसका लाभ कितना है, दीपक का हो जाएगा 36/61 इंटू 610। आप देखिए 61 से इसको काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा 360 रुपए। तो कहने का मतलब जो दीपक का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा 360 रुपए, 360 रुपए। कौन से विकल्प में दिया हुआ 360, इस विकल्प में दिया हुआ है। तो काफी आसान सवाल था ये भी, इजी कंसेप्ट है, इसका भी कोई खास बात नहीं है। वही अगर आपको कह दिया जाए कि कुमार का हिस्सा निकालो, तो कुमार का हिस्सा है 25, कितने में से 25 और 36 को जोड़ेंगे तो वो 61 और मल्टीप्लाइड बाय 610 जो कि टोटल प्रॉफिट है, इससे काटेंगे वही 10, कितना आ जाएगा 250 रुपए। ये तो किसका फायदा आ गया अपने पास में, कुल लाभ में से जो हिस्सा है वो किसका आ गया, कुमार का 250 रुपए, और जो दीपक का जो कि सवाल में पूछा गया 360 रुपए आ रहा है हमारे पास में। काफी आसान इजी सवाल था ये भी। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है
कि कक्षा के 50 बच्चे हैं, उनमें से 4% है जिनके पास तो कोई वर्दी नहीं, और जो बाकी 99% बच गए, क्योंकि 4% के पास तो कोई वर्दी है ही नहीं, बच्चे 99%, उनमें से भी 1/3, देखो आप 99% है, उनमें से भी 1/3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वर्दी का केवल एक भाग है, वर्दी है पूरी जिसका केवल एक भाग वो लोग पहन रहे हैं, और बाकी जो शेष बच्चे हैं, यानी कि 96% का 1/3 तो ऐसे हैं जो केवल वर्दी का एक भाग पहनते, बच्चे 2/3 हिस्सा जो लोग हैं 96% का, वो है शेष बच्चे जो कि जिनके पास पूरी वर्दी है। और इन्होंने ये पूछा कि पूरी वर्दी वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या बताओ। अगर टोटल बच्चे 50 है तो ऐसे बच्चों की संख्या आप याद करो जो पूरी वर्दी वाले हैं। करना कुछ भी नहीं अपने पास, सवाल को बिल्कुल इजी वे में अपन अगर लेके जाएं तो इसी तरह से करेंगे। भाई कोई वर्दी नहीं है जिनके पास, वो कितने लोग हैं आप ये देखो, सबसे पहले 4%, इनसे कोई लेना देना ही नहीं अपने को, क्योंकि पूरी वर्दी वाले बच्चे अपने को पूछा है, तो कोई वर्दी नहीं है, उन 4% वो हट गए सबसे पहले। तो बच्चे कितने 96%, हम 96% के बारे में बात करें। अब आप सबसे पहले देखो 96% का 1/3 कौन, ये 96 और ये इसका 1/3 कितना हो जाएगा, ये देखो आप 32% हो जाएगा क्या, आप ये देखो, यानी कि 32% लोग भी ऐसे हैं जो वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे। इसको भी हटा दो आप, तो 32 और 4 कितना हो गया अपने पास, टोटल 4% और 32% 36% हो गया। ये लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट वर्दी नहीं पहनते, ये तो ऐसे हैं जिनके पास वर्दी नहीं है, ये ऐसे हैं जो वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे। अपने को निकालना है ऐसे लोग जिनके पास कंप्लीट वर्दी है, पूरी वर्दी है। तो पूरी वर्दी वाले अगर 100 में 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 64%, कितना 64%। और ये 64% जो कुल लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कुल 50, तो 50 का 64% वो लोग हैं जो पूरी वर्दी पहनते। अपने को उन बच्चों की संख्या पूछी, तो कुल बच्चे इंटू 64% उनका और बटेवा, तो इनसे कितना आ जाएगा अपने पास में जो बच्चों की संख्या वो कितनी आ जाएगी भाई, 50 का 64%, तो 50 इंटू 64/100। किसी भी संख्या का x%, तो का मतलब बीच में मल्टीप्लाई x से गुणा करो और डिवाइडेड बाय 100, तो 50 का 64% जो कुल बच्चों का 64% वो आ जाएगा हमारे पास में। 50 से इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से 64 को काटेंगे, यानी कि उन बच्चों की संख्या कितनी है, 32 ऐसे बच्चे हैं जो कि पूरी वर्दी पहनते हैं। सवाल में और भी कोई अन्य हमारे को भाग पूछता है कि ऐसे बच्चों की संख्या निकालो जो केवल एक ही भाग पहन रहे हैं वर्दी का, वो 32% है। जो बिल्कुल ही नहीं पहनते, वर्दी नहीं उनके पास, वो 4% है 50 का। और जिनके पास कंप्लीट वर्दी है वो 50 का 64% लोग हैं, यानी कि 32 लोग हैं। काफी आसान सवाल था मेरे हिसाब से ये भी। जो प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि कितने अंश का कोण अपने समपूरक कोण का दुगना होगा। क्या पूछा इसने, कितने अंश का जो एंगल है, कोण है, वो अपने समपूरक, समपूरक का मतलब होता है उन दोनों का टोटल अगर हम करें बाद में तो वो 180 होना चाहिए। एक तो होता है देखो पूरक कोण, अनुपूरक जिनको हम कहते हैं परस्पर, वो दोनों मिला के 90 डिग्री बनाते हैं, और जो समपूरक होते हैं वो दोनों मिलाकर के 180 डिग्री बनाते हैं। तो समपूरक कोण का दुगना होगा। देखो पहले हम इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल अप्रोच अगर हम लगाएं सवाल को ज्यादा मेहनत न करते हुए, तो क्या करें कि साहब एक है 60 डिग्री, 60 डिग्री ये कोण है अपना संपूरक कोण, इसका संपूरक टोटल 180 करना है, तो 60 का संपूरक हो जाएगा 120। तो 60 जो है ये 120 का दुगना है क्या, अपने संपूरक कोण का दुगना होना चाहिए। 60 120 का दुगना है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 150 को देखो आप, ये 150, इसका संपूरक कोण कितना भाई 30 डिग्री, तो 150 जो है 30 का दुगना है क्या, 30 का दुगना तो 60 होता है, ये भी नहीं होगा। 130 देखो आप, तो 130, अब 130 तो संपूरक कोण हो जाएगा इसका 50 डिग्री, टोटल 180 करना ना हमारे को। तो आप देखो 130 जो है 50 का दुगना है क्या, नहीं है, ये भी गलत, ये ऑप्शन भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। बचा ये देखो 120 डिग्री, इसका संपूरक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों का टोटल 180 करना। आप देखो 120 जो है 60 का दुगना है दुगना, राइट आंसर। तो काफी सिंपल अप्रोच थी मेरे हिसाब से, समझ में आ गई आप लोगों के। अब देखो जो भी सवाल बताया आप लोगों को उसकी मैं दूसरी अप्रोच भी बता देता हूँ, एक थोड़ी सी वो भी इजी है। एग्जाम में आप लोगों को क्या कई बार जल्दी से जो है हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, तो उस टाइम जो बेसिक है उससे हो गया होगा सवाल, क्योंकि बेसिक कभी गलत नहीं हो सकता आप लोगों का कॉन्सेप्ट। हमेशा ध्यान रखें, आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे कभी ना जाएं। टिप्स एंड ट्रिक्स कहीं पर भी मात दे सकती है, हो सकता है उनकी वजह से सवाल आपका गलत हो जाए। आता हुआ क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आ सकते हैं,
लेकिन अगर आपने बेसिक से किसी सवाल को किया वो कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी। तो देखिए आप इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो कि कितने अंश का कोण, तो हम मान लेते हैं भाई वो कोण जो है वो x डिग्री है, वो कितने डिग्री का है, x डिग्री का। अपने समपूरक कोण का, इसका समपूरक कोण है यानी कि वो कितना होगा, तो वो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई एक कोण x डिग्री का है तो दूसरा 180 माइनस एक्स का होगा, एक 60 डिग्री का तो दूसरा 120 का होगा, एक 150 डिग्री का तो दूसरा 30 डिग्री का होगा। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, उस एंगल को 180 में से घटा देते हैं क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए दोनों का। तो एक कोण है ये अपने संपूरक कोण का, संपूरक कोण यही होगा, उसका दुगना होगा। संपूरक कोण है इसका दुगना कौन होगा, ये कोण। एक कोण अपने संपूरक का दुगना होगा, जम गया सर। ये x है एच टी, दो 180 से गुणा होगा कितना हो जाएगा, देखो 360 डिग्री, दो माइनस एक्स से गुणा होगा कितना हो जाएगा, माइनस 2x। ये माइनस 2x जब इधर आएगा तो प्लस का 2x और प्लस का 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये अपने पास में है 360 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो आप 3 चीज को काटो, देखो 120 डिग्री आ रहा है, 120 डिग्री आ गया। यानी 120 डिग्री ऐसा एंगल है जो अपने संपूरक यानी कि 60 डिग्री का दुगना है, 120 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। काफी इजी सवाल था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो सवाल हमारा वो क्या कह रहा है, देखो कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी हुई है अलग अलग 10, 26 और 24 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा कि तो सबसे छोटा जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई है। देखो जब भी ऐसा सवाल दिया हुआ है ना, आप एक चीज करना कभी ना भूलें, सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि ये त्रिभुज जो है ये है किस प्रकार का त्रिभुज। देखिए देखने से साफ मालूम चल रहा है आप लोगों को, समबाहु त्रिभुज तो नहीं है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ना ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजाएं बराबर नहीं है, क्योंकि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन आप ये तो चेक कर सकते हैं कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि अगर ये समकोण हुआ तो सारी कुछ चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो देखें आप किस तरह से हम चेक करेंगे, क्या करना होता है हमारे को कि दो जो छोटी भुजाएं हैं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो कि 90 डिग्री के सामने होता है, सबसे बड़ा एंगल भी वो होता है। तो जितना बड़ा एंगल उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी, त्रिभुज में तो यही नियम होता है। तो देखें आप सबसे पहले जो छोटी भुजा है 10 उसका स्क्वायर करें, फिर जो दूसरी छोटी भुजा 24 उसका स्क्वायर करें और इन दोनों को ऐड करें। देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 576, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 676, और 676 26 का वर्ग होता है, ये तो यही आ गया। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। बिल्कुल समकोण त्रिभुज है, जो पाइथागोरस प्रमेय उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये 90 डिग्री हमारे पास में, जिसमें इसको हम लंब ले लेते हैं, इसको आधार ले लेते हैं और कर्ण हमारे पास हो जाएगा 26। क्या पूछा इसने, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। दूसरी चीज हमारे पास में ये 10 है, ये 24 है। समकोण त्रिभुज अगर है तो ये एक शीर्ष लंब है इसका, क्योंकि शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब ये शीर्ष लंब। लेकिन इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पे जो लंब डाली वो लंब है ये, इसको हम नाम दे देते हैं बीडी, इसको नाम दे दिया हमने बीडी। जिसमें से हमारे को जो शीर्ष लंब बीसी है इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर पता है, जो ए बी है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हमारे को पता है, लेकिन ये जो बीडी है इसकी लंबाई हमारे को पता नहीं है और वही हमारे को ज्ञात करनी है। सबसे छोटा शीर्ष लंब पूछा है, सबसे छोटा शीर्ष लंब यही होता है समकोण त्रिभुज में। तो देखो आप सबसे पहले क्या अप्रोच हम इसमें लगाएं कि बीडी हमारे पास आ जाए। तो आप देखो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, आधार है 24 और ऊंचाई है 10। इससे किसका एरिया आएगा, इस समकोण त्रिभुज का। क्या मैं इस समकोण त्रिभुज का, ये बीडी इस पे शीर्ष लंब है, ये 90 डिग्री, क्या मैं इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से भी निकाल सकता हूँ क्या। देखें आप यहाँ पर कुछ समझे चीज, 1/2 गुणा, ये भी इसका आधार मान सकते हैं आप एसी। तो एसी जिसकी लंबाई कितनी है 26, अगर एसी आधार है तो इसको ऊंचाई हम ले सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीधी दूरी होगी लंब। तो जो बीडी है उसकी लंबाई हमारे को पता नहीं है, इसको हम लिख देते हैं बीडी। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दोनों तरह से हमने फॉर्मूले लगाए, एरिया इस त्रिभुज का ही आना है। तो आप देखें 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से आप जब इसको काटेंगे तो ये 12 और ये आ जाएगा 13। तो ये 12 × 10 कितना हो जाएगा 120 और उसमें डिवाइड करेंगे 13 का,
तो ये आ जाएगा हमारे पास में BD 120/13 सेंटीमीटर। तो आप देखो 13 निमानी 117 होता है, 9 हो जाएगा, बचा 3, तो 3 और बटेवा 13 कितना आ जाएगा, देखो 9 से 3/13। विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर। ऐसे सवाल को देख के बिल्कुल भी ना घबराएं, एग्जाम में आप बिल्कुल इजी वे में इन सवालों को लें, समझे सवालों को करें। आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछो, बिल्कुल आएगा आप लोगों को। काफी आसान सवाल है, देखो कितना इजी है। जब इसको सोल्व किया तो उसके बाद काफी आसान लग रहा है हमारे। तो इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, बस हमारे को करना है। काफी इजी कंसेप्ट लगते हैं उनमें, देख के डरना नहीं, इन सवालों को करना है, काफी आसान सवाल। तो अगले सवाल में क्या दे रखा है कि एक समचतुर्भुज है PQRS। सबसे पहले तो हम समचतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास में एक समचतुर्भुज हो गया PQR और S। देखो आप समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं होती है बराबर होती है, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, और इस तरह का ये चतुर्भुज होता है। इसमें आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है, समानांतर होती है। ये भुजा जितना डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है, ये भी इतने डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होती है ये दोनों, इस तरह से आमने सामने वाली भुजाएं, और चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखो सबसे पहले क्या करा है, PQ की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर। यहां तक का सवाल क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, अगर एंगल PQR 120 डिग्री है, देखो आप PQ और R, देखो ये कितना है 120 डिग्री। आपको भी बताया कि ये और ये दोनों समानांतर है, समानांतर है, और ये कोई भुजा काट के जा रही है, तो ये भी अंदर बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है। दो समानांतर भुजाओं के अंदर की तरफ कोई भुजा काट के जा रही है, जैसे ये दो समानांतर भुजाएं और ये कोई भुजा काट रही, तो ये अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों का योग, या बाहर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं उन दोनों का योग। अंतर कोण युग्म या बाह्य कोण युग्म, यानी कि अंदर के कोणों का बनने वाला जोड़ा, टोटल, इन दोनों का टोटल हमेशा 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 120 है, उसी तरह से ये दोनों भुजाएं समानांतर है, कोई काट के जाएगी, ये 120 तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये दोनों भुजाएं समानांतर है, कोई काट के जा रही है, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए टोटल 180 होना चाहिए, टोटल 180 होना चाहिए, टोटल 180 होना चाहिए। इस तरह से 180 टोटल रहेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इस तरह से समझ में आ गया हमारे। अब हम जानते हैं कि जो ये विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण सम्मुख शीर्षों को समद्विभाजित भी करते हैं। भाई ये 120 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होएगा। अब क्या पूछ रहा है इसमें, सिंपली आप ये देखो करना क्या है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज में ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और क्या पूछ रहा है, QS की लंबाई, ये QS कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान सवाल है। ज्योमेट्री में आजकल क्या है कि जो क्वेश्चंस है वो कैलकुलेशन बेस्ड थोड़े कम देने लगे हैं। क्वेश्चंस अब ऐसे आते हैं जिनमें हमारे को एनालिसिस करना पड़ता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसमें काफी कुछ बारीकी वाली चीज होती है जो हमारे को ऑब्जर्व करनी होती है। करना कुछ नहीं, बस देखना, सवाल को समझना है कि किस तरह से हम इसमें लॉजिक अप्रोच लगा सकते हैं। तो काफी आसान सवाल था ये भी। मतलब आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो समचतुर्भुज है इसके जो आसन कोण है, यानी कि एक ही भुजा पर बने दो निकट के कोण, दो पास के कोण, इनका टोटल तो 180 डिग्री होगा हमेशा। और जो विपरीत कोण होते हैं, जैसे यहाँ 120 डिग्री का तो ये भी 120 डिग्री का, ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का, तो विपरीत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और आसन्न जो कोण होते हैं उन दोनों का जो टोटल है आसन्न कोणों का वो 180 डिग्री होता है। और ये मैंने आपको जो थ्योरम अभी बताई कि जो अंतर कोण युग्म बनता है वो 180 डिग्री दोनों का टोटल होता है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस तरह से दो समानांतरी भुजाएं होती है, रेखाएं होती है, इन पर कोई तिर्यक रेखा आके इनको काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो एंगल बनता है उतने डिग्री का एंगल ये बनता है। ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो दो समानांतर भुजाओं को कोई भुजा आके काटी तो एक ही तरफ जो कोण बन रहे हैं ये संगत कोण होते हैं। यहाँ कोण 1 और कोण 2 ये बराबर है, कोण 3 और कोण 4 ये बराबर है। यानी इन समानांतर भुजाओं के ऊपर जो कोण बन रहे हैं 1 और 2 ये बराबर है, नीचे की तरफ जो कोण बन रहे हैं इसी रेखा के साथ वो बराबर है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एंगल नंबर 1 जो है एंगल नंबर 2 के बराबर है, एंगल नंबर 3 जो है एंगल नंबर 4 के बराबर है। किससे? संगत कोण युग्म से। किससे?
देखो काफी इंपॉर्टेंट, संगत कोण। दो समानांतर भुजाएं हैं, यहाँ देखो, यहाँ एंगल जैसे मैं कह देता हूँ एंगल 5 है, दो समानांतर भुजाएं कोई त्रिज्या रेखा काट के जा रही है, तो इस तरह से यहाँ देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, इस जेड के दोनों ओर जो एंगल बन रही है, तो एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल, तो ये होते हैं एकांतर कोण युग्म से। तो मैं यहां कह सकता हूं एंगल 5 बराबर एंगल 2 के, किससे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। बात समझ में आ गई? अब देखो आप यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको ये बता देता हूँ। एंगल नंबर 2 किसके बराबर? एंगल नंबर 5। एंगल नंबर 2 बराबर एंगल 5, किससे? एकांतर कोण से। एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 1 के भी बराबर है, संगत कोण से, यानी कि 2 जो है एंगल 5 के बराबर है, 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, यानी 2 1 के भी बराबर है, 5 के भी बराबर है। इसका मतलब 1 और 5 भी बराबर है, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 5 ये भी बराबर है। किससे बराबर है? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से। जब एक रेखा दो रेखा, दोनों रेखाएं इस तरह से काटे एक दूसरे को, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये जो सम्मुख कोण होता है ये और ये और ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। वर्टेक्स अपोजिट एंगल इनको कहा जाता है, करेस्पॉन्ड एंगल है। तो हमारे को ध्यान में रखना है, काफी इजी कंसेप्ट है ये, जो कि यहाँ पर काम में आ रहा है, तो थोड़ा समझना हमारे को उस चीजों को, बाकी चीजें डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, काफी आसान चीजें हैं, बस समझना है। और कुछ भी आप लोगों को नहीं आए तो आप बेझिझक पूछे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियोस मेरे हिसाब से आप लोगों को पसंद आ रही होगी, चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो आप वीडियोस को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को शेयर करें, और बस सपोर्ट करें आप लोग। और जय हिंद जय भारत, मिलते रहेंगे।